अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो बच्चों, आज हम लोग 12वीं का एक और नया सबक की शुरुआत कर रहे हैं और वो सबक है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी उसके उसूल और बायोटेक्नोलॉजी के तरीक़ेकार। तो हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी, उसके प्रिंसिपल्स, उसके उसूल और उसके अंदर होने वाले प्रोसेस यानी उसके तरीक़ेकार। ना बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैं इसको सिर्फ एक कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। देखिए, हमने क्या पढ़ा था? हमने जब ये 12th स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले पढ़ा था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा कि जो तौलीद का अमल होता है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अपने जैसे जानदार पैदा करने का जो अमल होता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के अमल में हमने पढ़ा था कि दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है आसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। एक होता है जिनसी तरीके से, एक होता है गैर जिनसी तरीके। फिर हमने पढ़ा था कि जिनसी तरीके से क्या होता है। जिनसी तरीके से जब रिप्रोडक्शन का अमल होता है यानी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी जब जिनसी तौलीद का अमल होता है, तो इस तौलीद के अमल की खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि जो भी जानदार होगा उस जानदार में क्या होंगे? जिनसी तौलीद की वजह से क्या होगा? जिनसी तौलीद तो हम कहते हैं कि वो गैमेट्स का इन्वॉल्व होगा, लेकिन जिनसी तौलीद की वजह से होता क्या है? जिनसी तौलीद की वजह से क्या डेवलप होता है? वेरिएशंस। क्या डेवलप होते हैं? वेरिएशन। क्या डेवलप होते हैं? फर्क। क्या डेवलप होते हैं? इख्तिलाफ। ना हम ये कहते हैं कि बाप की तरह बेटा नहीं रहेगा, मां की तरह बेटा नहीं दिखेगा। हालांकि दोनों के अंदर सिमिलैरिटी है, लेकिन कुछ ना कुछ लेवल पे वो एक दूसरे से क्या है? मुख्तलिफ। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा 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 क्या होता जाता है? फर्क। तो ये थोड़ा थोड़ा जो फर्क जानदारों के अंदर आता है वो उसी वक्त आता है जब उनके अंदर क्या हो? जी। नहीं तो दूसरा वाला जो रिप्रोडक्शन का अमल है जिसको हम कह रहे हैं गैर जिनसी तौलीद, और गैर जिनसी तौलीद का ये जो अमल होता है, तो हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करिए बैक्टीरिया, या दूसरे तौर पे हम दूसरे जो जानदार हैं उनकी बात कर रहे हैं। उनके अंदर जब गैर जिनसी तौलीद का अमल होता है, फीजन के जरिए, फ्रैगमेंटेशन के लिए के जरिए, या फिर हमने कहा बडिंग के जरिए, है ना, याद आ रहा है? तो उनके अंदर क्या होता है? हर जानदार दूसरे जानदार की तरह ही होता है, एक जैसे। तो अब प्रॉब्लम ये है कि नेचुरली रिप्रोडक्शन के अमल की वजह से, जिनसी तौलीद की वजह से जानदारों में फर्क आता है। ये फर्क का फायदा क्या है? तो हमने इवोल्यूशन में पढ़ा था, जैसा जैसा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो हमारे अंदर भी क्या होते जाना चाहिए? चेंज। और उसको हम बोलते थे अडेप्टेशन, तताबुक। और ये अडेप्टेशन, ये चेंज कब पॉसिबल है? जब उसके डीएनए में चेंज आएगा। और इसी को हमने पढ़ा था सेल साइकिल, मियोसिस। मियोसिस के प्रोसेस में हमने बोले थे प्रोफेज वन में 5 वेस: लेप्टोडीन, साइगोडीन, पेचाइडीन, डाइकाइनेसिस। याद आ रहा है ये सारी स्टेजेस? तो हमने कहा था कि उस दौरान में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन, एक्सचेंज ऑफ डीएनए। और उस एक्सचेंज ऑफ डीएनए की वजह से नस्लों के अंदर क्या होता है? वेरिएशन, फर्क। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस होता है नेचुरली, ये प्रोसेस होता है कुदरती तौर पे। ठीक है, ये निजाम बना हुआ, ये सिस्टम बना हुआ, ये कुदरत ने किया हुआ है। ठीक है, ये नेचुरली होता है। तो नेचुरल क्या करता है? इवोल्यूशन के हिसाब से हमने पढ़े कि जो म्यूटेशन, जो तब्दीली नुकसानदायक है, फायदेमंद नहीं है, वो निकल जाते रहती है, वो आगे कैरी ऑन नहीं होती। अब सवाल ये आता है कि अगर हमको ऐसा ही आर्टिफिशियल तरीके से, मसनूई तरीके से हमारा दिल बोला वैसा अगर करना है तो क्या करेंगे? उस वक्त हम जब वेरिएशन लाते हैं, तब्दीली लाते हैं, कुछ नया करते हैं, वो काम किसके अंदर होता है? बायोटेक्नोलॉजी। तो आप जानदार में तब्दीली ला रहे हैं, आप जानदार में फर्क ला रहे हैं, उससे कोई और काम करवा रहे हैं। जैसा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के जिस्म से आपको इंसुलिन मिल रहा है। बैक्टीरिया के जिस्म से क्या मिल रहा है? इंसुलिन।
हम ये कहते हैं कि इंसुलिन तो हमारे बॉडी में बनता है, जानवरों की बॉडी में बनता है, बैक्टीरिया की बॉडी में तो नहीं बनता है। फिर आपने क्या करे, आपने दिमाग ये लगाया कि नहीं, मेरे को बैक्टीरिया के अंदर फर्क लाना है, वेरिएशन लाना है, तब्दीली लाना है, मेरे को बैक्टीरिया को इस काबिल बनाना है कि वो भी क्या बना दे, इंसुलिन। तो मैंने क्या किया, इंसानों का इंसुलिन का डीएनए निकाला और बैक्टीरिया के डीएनए में ऐड कर दिया। तो अब जो इंसुलिन का जीन सिर्फ इंसानों में था, वो जीन किसमें चला गया। तो मैंने ये जो काम किया ये नेचुरली हुआ क्या, नहीं, ये आर्टिफिशियली हुआ। कैसे हुआ, मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और वो टेक्नोलॉजी मैंने किस पे अप्लाई किया, जानदार पे, इसलिए उसका नाम क्या बन गया, बायोटेक्नोलॉजी। तो अब हम इस बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल क्या है, उसूल क्या है, असल में बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है, ये उसूल, और उस बायोटेक्नोलॉजी को अंजाम देने के लिए तरीकेकार क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, वो हम इस सबक में देखने वाले हैं। यानी पहला, इससे पहले जितनी भी चीजें हमने देखे वो सारे नेचुरल प्रोसेस थे। बायोटेक्नोलॉजी एक तरह का आर्टिफिशियल तरीका है, नया तरीका है, जिसके जरिए हम जानदारों के अंदर क्या लाते हैं, तब्दीली। जैसा ना इससे पहले भी हमारी बात हुई, हमने जब प्लांट क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था, याद आ रहा है, उसमें हमने कहा था कि कुछ बीमारियां पढ़े थे हमने, मेंडेलियन डिसऑर्डर। वैसे ही जब हमने इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन पढ़ा तो टिश्यू कल्चर पढ़ा था हमने। वैसे ही माइक्रोब्स का अभी जब हमने पढ़ा तो उसमें भी हमने पढ़ा बीटी कॉटन, याद आ रहा है, बैसिलस थोरैन्जेनेसिस, कि हमने कहा कि हमने उस पौधे के अंदर बैक्टीरिया के डीएनए को डाल दिया, याद आ रहा है, बैसिलस थोरैन्जेनेसिस। तो ये सब क्या है, ये सब कौन है, बायोटेक्नोलॉजी। तो धीरे धीरे हमने क्या किए, हमारी जरूरत के हिसाब से नेचर में होने वाले प्रोसेस को हमने आर्टिफिशियली करना शुरू कर दिया। यानी जो कुदरती तौर पे हो रहे थे प्रोसेस, अब वो कौन अंजाम दे रहा है, इंसान। और इंसान जिसके ऊपर अंजाम दे रहा है वो कौन है, जानदार। और उसके लिए इंसान क्या कर रहा है, आज के दौर की टेक्नोलॉजी इसको क्या कर रहा है, इसलिए उसका नाम क्या रखा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी। याद रहेगा ना। अब ये छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। नाउ शायद ये बातें आपको और अच्छे से समझ में आएगी यहाँ पर, या कुछ और एग्जाम्पल भी है जो हम ऑलरेडी इससे पहले भी देख चुके। जैसा बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी में उन टेक्निकों का बयान है जिसमें जो जानदार है यानी उज़्वी है, या उनसे हासिल होने वाले कौन हो गए, खामिर यानी एंजाइम्स। यानी हमको जरूरी नहीं है कि हम पूरा जानदार ही ले, जरूरी नहीं है कि उस जानदार का पूरा ऑर्गन ही ले, जरूरी नहीं है कि उस ऑर्गन से पूरा टिश्यू ही ले, जरूरी नहीं है कि टिश्यू से पूरा सेल ही ले। हो सकता है कि सिर्फ सेल में से क्या ले, एंजाइम, खामिर। तो जो काम वो सेल कर रहा है, जो टिश्यू कर रहा है, जो ऑर्गन कर रहा है, जो जानवर कर रहा है, वही काम हम किससे करवा के ले सकते हैं, एंजाइम से। तो हमको उस जानवर को किल करने की जरूरत है क्या, नहीं। उस पूरे पौधे को तोड़ने की जरूरत है क्या, नहीं। उसमें से एक एंजाइम निकाल लो बस, वो असल काम का है। तो ये लॉजिक लगाया। तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली किन टेक्निक की बात करता है, जानदार या उनमें मौजूद कौन है, खामरों का इस्तेमाल करके हम क्या करने वाले, इंसानों के लिए क्या बनाने वाले, मुफीद महासिल। मुफीद महासिल मतलब प्रोडक्ट्स। क्या बनाएंगे हम, प्रोडक्ट्स। फायदामंद क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट्स यानी महासिल। या हम उसमें से क्या ले लेंगे, प्रोसेस, यानी उन अमलों को हम क्या करेंगे, फरोग देंगे। जैसा हम कौन से अमल को फरोग देंगे, तो हम कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल दही। हम आज तक ये समझते थे कि जो दही है तो ये नींबू निचोड़ दिए तो फट जाता, लेकिन अब हमने क्या पढ़ा कि वो दही क्यों बनता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया, क्या नाम है उसका, लैक्टोबैसिलस। याद आ रहा है ना, लैक्टोबैसिलस। वैसे ही डबल रोटी, ईस्ट, शराब, सैकरोमाइसिस सेरेविसी, अगेन ईस्ट। याद आ रहा है ना, हमने अभी पीछे पढ़ा था। तो इनका इस्तेमाल बनाने के लिए अफाल या अफाल खुर्द उज़वियों की तवस्सुस से अंजाम पाते हैं। यानी तवस्सुस से मतलब इनके जरिए से अंजाम पाते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जिसमें हम सिर्फ वो जानदार या उन जानदारों से हासिल होने वाले एंजाइम्स
को इस्तेमाल करेंगे और इंसानों के लिए फायदेमंद चीजें बनाएंगे, जिससे इंसानों को क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, साथ ही साथ उनका इकोनॉमिकल पैसा भी वो कमाएंगे। तो उस टेक्निक्स को क्या बोला जाता है, बायोटेक्नोलॉजी। आमतौर पे इंसान पहले से ये करता आया, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि ये असल में बायोटेक्नोलॉजी है। वो तो समझता था कि ये प्रोसेस हो रहा है। डबल रोटी बनती थी, खमीर आता था तो हमको लगता था कि नान बन गया, लेकिन आज हमको समझ में आ रहा है कि असल में वो डबल रोटी के अंदर जो पफीनेस है वो किसकी वजह से है, ईस्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, वो उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट को यूज करता है, तो नतीजे में क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए वो पप्पी हो जाता है। याद आ रहा है ना। नाउ ये भी एक तरह से क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की एक अहम शक्ल है। नाउ ये जो कंसेप्ट था ये बहुत महदूद कंसेप्ट है। तो अब मौजूदा दौर में क्या हुआ, मौजूदा दौर में महदूद मायने में बायोटेक्नोलॉजी को देखा जाए तो इसमें वो प्रोसेस भी शामिल है जिनमें जुनूनियाती तौर पर तरमीम शुदा, यानी कौन सा, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जानदार है उनका इस्तेमाल है। यार हमने कल देखा, जैसा अभी एग्जांपल मैंने बोला, कौन सा वाला, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन आज का क्या है, जदीद बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आपने क्या करें, बैसिलस थोरेंजिनेसिस लिए, उसमें का क्राइजीन जो एक जहर बना रहा है, क्राई प्रोटीन, वो क्राई प्रोटीन अगर कौन खाएगा तो लार्वा, अलाई, याद आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। समझ में आ रहा। तो पहले हम वो छिड़कते थे, बाद में हमको समझ में आया कि यार ये कौन इतना दिमाग लगाते बैठेगा, कौन सा किसान बैठा रहेगा, इससे बेहतर है पौधे के अंदर ही डाल दो। तो जब भी अली उसको खाएंगी तो पौधे से डायरेक्ट वो क्राइजीन उसके बॉडी में चला जाएगा और उसकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। कल हमने पढ़ा ना। तो सेम यहां पर वही बात हो रही है। तो उसको बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड या जुनूनियाती तौर पे तरमीम शुदा अज़ुए या जानदार। ठीक है ना। मतलूबा मादों को बड़ी मिकदार में पैदा करने के लिए भी किया जाता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड हम जब कर रहे हैं तो इसका दूसरा एक फायदा क्या होता है, ये होता है कि हम बहुत सेलेक्टेड चीजें, या हमको जो चीज चाहिए सिर्फ हम उसी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसी की तादाद में क्या करेंगे, इजाफा। यानी एक बैक्टीरिया है, अब उस बैक्टीरिया से हमको सिर्फ इंसुलिन ही बनाना है, हमको इससे दूसरे कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है। तो हम क्या करेंगे, उसके डीएनए के अंदर क्या डाल देंगे, इंसुलिन का जीन। तो अब क्या होगा, वो बैक्टीरिया सिर्फ हमको क्या देता रहेगा, इंसुलिन। अगर ऐसा नहीं रहता तो वो बैक्टीरिया वो प्रोडक्ट भी देता जो हमारे काम के, इससे हमारा पैसा भी वेस्ट होता, टाइम भी वेस्ट होता, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो भी वेस्ट हो जाता। तो हम कम से कम क्या कर रहे हैं, इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमारा टाइम बचा रहे हैं, हमारा पैसे बचा रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं। और वो भी कौन से प्रोडक्ट में, जो सेलेक्टेड है, जो मतलूबा है। नाउ मजीद बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है उन तकनीकों में जो शामिल किया गया है, फॉर एग्जांपल एक सबसे इंपॉर्टेंट वो है इन विट्रो बारआवरी। इन विट्रो बारआवरी के जरिए क्या किया जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी की तश्कील। आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे पेरेंट्स हैं, हमने इससे पहले भी जब पढ़ा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अगर स्पर्म और एग अगर इनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि किसी मेल से स्पर्म कितने निकल रहे हैं, तो हमने कहा कि 60-40 का रेशियो, 60% रेशियो उसके सीमन के साथ जब फीमेल यूटेरस या रिप्रोडक्टिव ट्रैक में निकले तो 60% में से भी 40% स्पर्म एक्टिव होना चाहिए, तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन अगर किसी मेल के पास स्पर्म एक्टिव ना हो तो उनके पास फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, नतीजे में जायगोट नहीं बनेगा, नतीजे में बेबी। तो अब क्या, तो अब बायोटेक्नोलॉजी ने उसका तरीका निकाला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कि हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले एग को और स्पर्म को फर्टिलाइज करते हैं, यानी उनको फ्यूज करते हैं। जब वो जायगोट बनेगा उस जायगोट को ले जाके उस मदर के बॉडी में इंप्लांट करते हैं। अब अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, याद आ रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जहां पर हमने पढ़े थे GIF, ZIF, जाइगोट, तनसीब का अमल, याद आ रहा है किसी को। तो इस तरह के टेक्नोलॉजीज हमने उस वक्त पढ़े थे।
ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। अगर नहीं याद आ रहा होगा तो पीछे थोड़ा सा जाके इस चैप्टर को रिवाइज करिए, इंशाल्लाह ये सारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हमारी बात क्या चल रही थी कि इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या किया जा रहा है, इन विट्रो यानी बॉडी के बाहर हमारे बारहवरी के जरिए बेबी की क्या की जा रही है, तश्कील। इसी तरह से जीन की तालीफ, जीन की तालीफ, तालीफ मतलब सिंथेसिस, बनाना। अब कोई इंसुलिन है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन का डीएनए, इंसुलिन का डीएनए किसी से निकालना है तो पहले उस जानदार को किल करना पड़ेगा, फिर उसके पेनक्रियास को निकालना पड़ेगा, पेनक्रियास में जो सेल है उसमें से डीएनए को निकालना पड़ेगा, फिर डीएनए में इंसुलिन का जो जीन है उसको निकालना पड़ेगा। ये इतना बड़ा प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग है, पैसा जा रहा है, सब जा रहा है। इससे बेहतर है कि हम क्या करें, हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि ATGGGGCCCC ये सारा एक बार अलाइन लगा दो, इससे डीएनए का नया फ्रैगमेंट बन जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल वे में पीसीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या बना सकते हैं, एक नया जीन। वो नया जीन डीएनए रहेगा, उससे बनेगा नया प्रोटीन। तो आपको ये सारा प्रोसेस करने की जरूरत अब है क्या, नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आप एक काम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जिस तरह का जीन आपको चाहिए वो आप जीन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तीसरा, इसका इस्तेमाल हम डीएनए के टीका और नाकिस जीन की दुरुस्तगी के लिए भी कर सकते हैं। डीएनए का टीका का मतलब क्या हो गया, टीका मतलब वैक्सीन। वैक्सीन का प्रॉब्लम ये है कि हमने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा, इम्यूनोलॉजी में हमने पढ़ा था कि वैक्सीन जो हमारे बॉडी में दी जाती है, या तो वो किल्ड बैक्टीरिया रहेगा या फिर वो ऐसा बैक्टीरिया रहेगा जिसको हम एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया बोलते हैं। यानी आपने क्या करे, उसको जिंदा तो रखे लेकिन उसमें की जो बीमारी पैदा करने की सलाहियत थी वो क्या कर दिए थे, खत्म। अब आपने सोच रहे हैं कि यार बैक्टीरिया अगर दोबारा एक्टिव हो गया तो, या बैक्टीरिया के अंदर दोबारा बीमारी पैदा करने की सलाहियत आ गई, तो वो जिस शख्स को हमने वैक्सीन दिया था उसको लग रहा था कि यार मेरे को कुछ नहीं होगा, कुछ दिनों के बाद उसके जिस्म में वो बीमारी क्या हो सकती है, पैदा हो सकती है। तो ये नुकसान, ये चांसेस तो रहेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि हम क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया का डायरेक्टली क्या ले लेंगे, डीएनए। तब आगे उस डीएनए से कोई नुकसान होने के चांसेस, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम क्या बना सकते हैं, डीएनए वैक्सीन। तीसरा, इसी तरह से नाकिस जीन, जैसा हमने इससे पहले भी बोले, किसी को सिकल सेल एनीमिया हो गया, या किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, या किसी को हेमोफीलिया हो गया, इसी तरह की कोई बीमारी है जो जेनेटिक लेवल पर है, यानी डीएनए के म्यूटेशन की वजह से, तो हमने क्या करना है, उस डीएनए को दोबारा दुरुस्त कर देना है। यानी हम डीएनए को क्या कर देंगे, रिपेयर, यानी हम जीन को क्या कर देंगे, रिपेयर। तो ये किसकी मदद से हम कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से है। तो ये सभी बायोटेक्नोलॉजी का क्या है, एक हिस्सा है। इसका मतलब बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ डबल रोटी, शराब, दही बनाना का काम नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है कि आपको जो जीन है उसको मॉडिफाई कर दो, नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी इससे बढ़कर है कि आप क्या कर सकते हैं, जो लोगों की उम्मीद है उसको जगा सकते हैं। मतलब ये कि अगर किसी के अंदर बीमारी है, उस बीमारी का अगर रीजन डीएनए, तो आप उस डीएनए को चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास दिमाग में कोई नया कंसेप्ट है, कुछ नई कैरेक्टर आप चाहते हैं, कुछ नई सलाहियत आप चाहते हैं, तो उसके हिसाब से उस सलाहियत को कोड करने के लिए आप नया डीएनए क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, यानी नया जीन बना सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को मिलाकर हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। तो एक बायोटेक्नोलॉजी वो है जो रिवायती है, ट्रेडिशनल, और एक बायोटेक्नोलॉजी है वो जो है मॉडर्न। ठीक है। नाउ अब बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB, इसको याद रखना है, इसका पूरा नाम याद रखना है। इंग्लिश का बुक किसी के पास है, 11th का 12th वाला, ठीक है। चलो, मैं इसलिए पूछ रहा था कि यहां पर जो नाम है यूरोपियन, EFB ही है या उसमें कुछ चेंजेस है। फातिमा, अक्सा, सना, साजिदा, बात समझ में आ रही है बच्चों। नो, EFB का मतलब क्या होता है, EFB का मतलब होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ की है। क्या तारीफ है? तो बायोटेक्नोलॉजी की जो तारीफ इन्होंने पेश की है उनके मुताबिक क्या है? उनके मुताबिक बायोटेक्नोलॉजी ये है कि इसमें रिवायती नजरिए, जदीद सालमाती, बायोटेक्नोलॉजी दोनों पर जोर दिया गया है। यानी इनके डेफिनेशन के हिसाब से इन्होंने पुरानी चीज को भी नहीं छोड़े और नई चीज को भी शामिल कर लिए। पुरानी जो चीजें यानी जो रिवायती ट्रेडिशनल जो थिंकिंग थी, दही वगैरह वगैरह कैसे बनते हैं, वो उनको भी नहीं छोड़ा और नई चीजों को भी इन्होंने, यानी नई चीज कौन सी है? नई चीज है जिसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या कहते हैं हम उसको? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी डीएनए की लेवल पे उसको भी उन्होंने इंक्लूड किया है। तो उनके हिसाब से क्या है? ईएफबी के हिसाब से नए महासिल और खिदमात के लिए, नए महासिल और खिदमात के लिए, नए महासिल का मतलब क्या है? न्यू प्रोडक्ट्स। महासिल मतलब प्रोडक्ट्स, तो न्यू प्रोडक्ट्स और खिदमात, खिदमात मतलब सर्विसेज। भाई किसी के पास बेबी नहीं है, बांझपन है, उसको दूर करना है, दैट इज सर्विस। किसी के पास कोई जीन है जिसकी वजह से सिर्फ बीमारियां हो रही है, दैट इज सर्विस। सर्विस मतलब खिदमत, जो हम आज बोलते हैं, है ना? तो खिदमत के लिए तो नए महासिल, नए प्रोडक्ट्स बनाना है, साथ ही साथ क्या करना है? खिदमत करना है। किसके लिए? नेचुरल साइंस। कौन सा वाला? नेचुरल साइंस, कुदरती साइंस, और जानदार अजुयो, यानी वो जानदारों के अंदर जो भी अलग अलग ऑर्गन है, उनके पार्ट है, साथ ही साथ उनके खलियों और उनके आजा के अंदर होने वाले सालमाती मुशाबहतों, उसके पूरे मजमूए को क्या कहा जाता है? बायोटेक्नोलॉजी। तो ये डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली उर्दू लैंग्वेज में तो और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उन्होंने ट्रांसलेशन करके। इंग्लिश में तो भी थोड़ा आसान है पढ़ने में, तो आपने फिर भी इस डेफिनेशन को याद करना है। क्या? न्यू प्रोडक्ट्स और टू प्रोवाइड सर्विसेज, किसके जरिए? बाय यूजिंग नेचुरल साइंस और जानदार, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म है उन ऑर्गेनिज्म की किसका यूज करके? खलियों, खलियों मीन्स सेल, और साथ ही साथ उनके जिस्म में होने वाले, उनके आज़ा में होने वाले किसके? सालिमाती मुशाबहतों का। ये पूरा इस्तेमाल करके इसका जो मजमुआ बनेगा उसको उन्होंने क्या नाम दिया है? बायोटेक्नोलॉजी। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से इस डेफिनेशन को याद रखना है कि उन्हें ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी को भी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को, दोनों को मिलाकर एक डेफिनेशन दी है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट दो लफ्ज है, पहला वाला है न्यू प्रोडक्ट्स, दूसरा है सर्विस, सर्विस टू सोसाइटी या सर्विसेज। किसका इस्तेमाल करके? नेचुरल साइंस, और किसका इस्तेमाल करके? जानदार, यानी ऑर्गेनिज्म, सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म और उन ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले सालमती मैकेनिज्म्स या मुशाबहत। ठीक है? नाउ अब बायोटेक्नोलॉजी के उसूल, बायोटेक्नोलॉजी के उसूल समझने से पहले हम ये समझना चाहते हैं कि जो जदीद बायोटेक्नोलॉजी है, उस जदीद बायोटेक्नोलॉजी को फरोग देने में दो बुनियादी तकनीकें हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। यानी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी डिवीजन है, जिन्होंने क्या करे? बायोटेक्नोलॉजी को और ज्यादा ग्रोथ, और ज्यादा लोगों के दरमियान इंट्रोड्यूस करवाए। सबसे पहला है, उसको कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहा जाता है इसको? जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहला। दूसरा दूसरा है, उसको कहा जाता है केमिकल इंजीनियरिंग। दूसरा तरीका कौन है? केमिकल इंजीनियरिंग। तो बायोटेक्नोलॉजी को दो बड़ी टेक्निक्स है जिन्होंने बहुत ज्यादा लोगों के दरमियान इंट्रोड्यूस करवाए। एक कौन है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा कौन है? केमिकल। जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल बीटी कॉटन। आपने बैसिलस थुरिनजेनेसिस से डीएनए निकाले और किसमें ऐड कर दिए? बीटी कॉटन नहीं, कॉटन के पौधे में, कॉटन के प्लांट्स में। और केमिकल इंजीनियरिंग का बैक्टीरिया में, माइक्रोब्स, जिसमें हमने ना, हम उनसे क्या हासिल करते हैं? एंटीबायोटिक्स।
तो आपने क्या करे, एक जानदार को लिए और उस जानदार की ग्रोथ करवाए, उस जानदार को डेवलप करे और उस जानदार के जरिए आपने क्या प्रोड्यूस करवाया, एंटीबायोटिक्स, या उस जानदार के जरिए आपने कोई हार्मोन बनवाया, या उस जानदार के जरिए आपने कोई वैक्सीन, वैक्सीन तो एक अलग हो गया, केमिकल बनाना, सिर्फ मतलब केमिकल फॉर्म में रहना, लिक्विड फॉर्म में रहना, उसकी बात हो रही है। या फिर आप उस जानदार से आपने क्या बनाए, एंजाइम्स, तो इसको क्या बोला जाएगा, केमिकल इंजीनियरिंग। नाउ बात को समझो यहाँ पर, इस टेक्निक के जरिए क्या होता है, जो जेनेटिक माध्य होते हैं, जेनेटिक माध्य मतलब डीएनए और आरएनए होती है, इनकी जो केमिस्ट्री होती है उस केमिस्ट्री को तब्दील करते हैं और उन्हें क्या कर देते हैं, मेजबान उसूलों में दाखिल करते हैं। अब अगर बीटी कॉटन की बात करते हैं तो बीटी कॉटन में मेजबान कौन है, पौधा, पौधा। बीटी कॉटन में मेजबान कौन है, पौधा। तो आपने किसकी केमिस्ट्री को बदले, बीटी कॉटन, कॉटन की, किसकी केमिस्ट्री को बदले, कॉटन की, मतलब किसके अंदर तब्दीली लाए, कॉटन में। कैसे तब्दीली लाए, किसके डीएनए को इंट्रोड्यूस करें आपने, किसके डीएनए को दाखिल करें, कॉटन के पौधे में आपने बैक्टीरिया के डीएनए को दाखिल करें। इस तरह से आपने कॉटन के पौधे की केमिस्ट्री को बदल दिए। तो डीएनए और आरएनए किसका बदला फिर, कॉटन का। किसकी वजह से बदला, बैक्टीरिया के। उसको बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या रहता है, सर नहीं समझता था इसलिए किधर आए बोले मेडिकल में, क्या रहता है इंजीनियरिंग। इंजीनियर को बुलाते ना घर पे, सुनेंगे ना आपने, हाँ क्या करता है इंजीनियर, क्या करता है इंजीनियर, करता है क्या, असल में इंजीनियर है क्या, ये बताओ। इंजीनियर मतलब बोलते किसको है, वो सिविल इंजीनियर है, घर बनाने वाला, कलर केमिकल वगैरह, तो वो केमिकल इंजीनियर। इंजीनियर क्या होता है, हम सब इंजीनियर है। तो अगर घर में तो खाना बना रहे हैं तो कुछ नया खाना बना दिए, इंजीनियर है। हमारे मौलाना है, नमाज पढ़ाते, कुछ अलग अंदाज में नमाज पढ़ा, अलग अंदाज में मतलब अलग अंदाज में नमाज पढ़ाती का मतलब है अच्छी सुरीली आवाज, बहुत अच्छे से तरह से साथ, तो मौलाना भी इंजीनियर हो गए। हमारे सुफियान मियां आज उन्होंने बाल इधर उधर कुछ तो भी अच्छे स्टाइल है, हाँ कुछ अलग करने वाला, कुछ नया बनाने वाला, उसको बोला जाता है इंजीनियर। इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, कुछ नया देना। लोग किसी परेशानी में है तो वो परेशानी के लिए आपने नया आइडिया दिए, नया काम किए, कुछ नई तब्दीली लाए, दैट्स इंजीनियरिंग। बात समझ में आया। तो इंजीनियरिंग का मतलब होता है कुछ नया करने वाला, समझे ना। तो यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, कुछ नया, कॉटन को ही बदल डाले, तो बीटी कॉटन, दैट इज नाउ। फिर इस मेजबान उज़ैया को क्या करना है, इसके फिनोटाइप को भी क्या कर देना है। क्या मतलब होता है मौलाना फिनोटाइप, हाँ मंसूर, फिनोटाइप, जीनोटाइप, याद आ रहा है कुछ, क्या होता है फिनोटाइप, देखो आप मौलाना। और जीनोटाइप मतलब अंदरूनी, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक बेसिस यानी डीएनए आरएनए, और फिनोटाइप मतलब बाहर का जाहिरी। ये जो टर्म्स हम लोग आज सुन रहे हैं ना, आप लोग कोशिश करिए, देखिए आप, हमने जितने चैप्टर्स पढ़े वो सारे चैप्टर्स ऐसा लग रहा है कि यार ये तो हमारे लिए नेमत हो गया। अगर हमने वो चैप्टर्स नहीं पढ़े होते तो ये टॉपिक आज समझ में आ रहा होता क्या, नहीं आ रहा होता। इसलिए रिवीजन मस्ट है, पढ़ना पहले जरूरी है और उसके बाद फिर उसको बार बार याद दहानी करते रहना, समझ रहे ना। अब उसके बाद दूसरा कौन है, केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल देकर भी बोला था, स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब क्या होता है, याद आ रहा है, मैंने इससे पहले स्टेराइल का बात बताया था, किसी को याद आ रहा होगा, स्टेराइल मैंने बताया था। मैंने बोला था आपको जब इंजेक्शन देते हैं, हाँ क्यों साफ करते हैं, हाँ उस स्किन के ऊपर जो भी बैक्टीरिया जरासीम है उनको हटाने के लिए, तो उसको कंडीशन को भी क्या होता है, स्टेराइल। आपके जो इंजेक्शन होते हैं पहले जमाने में उसको बॉईल करते थे, बॉईल गरम,
है ना। आपको हमको बोला जाता है कि पानी अगर पीना है तो बॉईल करके पियो, गर्म करके पियो। क्यों? उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह वो मर जाएंगे, यानी आप वो पानी को क्या कर रहे हैं, स्टराइल, साफ कर रहे हैं। तो ना स्टराइल का मतलब क्या होता है, खुर्द उज़ुयो के मोहल्ली कसर से क्या करना है, आजाद करना है। बीमारी पैदा करने वाले जरासीम से उस चीज को क्या करना है, पाक करना है, उसको बोला जाता है स्टराइल करना। तो हम क्या करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, स्टराइल माहौल पैदा करके सिर्फ मतलूबा खुर्द उज़ुयो यानी बैक्टीरिया, खुरदुजुया मतलब बारीक माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक खलियों में नशोनुमा कराकर क्या करते हैं, बड़ी मिकदार में एंटीबायोटिक, टीके, खामरे वगैरह जैसी चीजों को क्या करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कुकर है घर में, वो कुकर के अंदर आपने गोश्त डाला हुआ है ना, वो गोश्त को आपने बहुत अच्छा सा भुने पकाए करे तब आप खा रहे हैं, कच्चा गोश्त क्यों नहीं खाते? कुछ लोग खाते होंगे, अलग बात है, आमतौर पे क्यों नहीं खाते? या पानी बॉईल करके क्यों पीते? बैक्टीरिया नहीं मरेंगे अगर आपने उसको बॉईल नहीं किया, स्टराइल नहीं किया तो। समझ रहे हैं, पका के नहीं खाए तो उसमें से बैक्टीरिया नहीं मरेंगे। तो असल में हम क्या करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर हमने क्या किया, हमने बैक्टीरिया या यूकैरियोटिक सेल इनका इस्तेमाल किया और इनसे हमने क्या करें, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाया। और इन बैक्टीरिया को, इन यूकैरियोटिक सेल को ग्रोथ करने के लिए, इनकी तादाद में इजाफा करने के लिए हम एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करते हैं जहां पर कोई दूसरा बैक्टीरिया मौजूद नहीं रहेगा। उसको बोला जाता है स्टराइल कंडीशन। तो हमने क्या किए, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किए या फिर किसका इस्तेमाल किए, केमिकल इंजीनियरिंग। इस तरह से हमने हमारी बायोटेक्नोलॉजी को क्या कर दिए, डेवलप। और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करते हैं, जिस तरह का भी प्रोडक्ट हमको चाहिए हम वो क्या करते हैं, आज बनाते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है बायोटेक्नोलॉजी। नाउ अब हम जरा जेनेटिक इंजीनियरिंग के उसूलों के फरोग का मुताला करेंगे, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो उसूल है वो उसूल किस तरह के हैं, क्या है, अब उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। नाउ मैं लास्ट दो बातें बता रहा हूं। ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग, यहाँ डीएनए में तब्दीली। ये देखिए, ये है वेसल, इस वेसल के अंदर कौन है, बैक्टीरिया। आप बैक्टीरिया को क्या कर रहे हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं जो कंट्रोल्ड है। वो बैक्टीरिया यहाँ पर एंटीबायोटिक, एंजाइम वगैरह वगैरह बना के आपको देगा और फिर हम उसको मार्केट में क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। नाउ ये एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है, बट घर पे बैठ के इसके नोट्स बनाना है, अच्छे से इसको पढ़ना है। प्लस इसमें जितनी टर्म्स आपको पुराने सब्जेक्ट से, पुराने टॉपिक से रिलेटेड है, हर टॉपिक पे जाना है। भले ही आपको इस पूरे पॉइंट को पढ़ने में 2 घंटे लग जाए, बट आप बहुत सब्र से अच्छे से पढ़ेंगे। इसका फायदा क्या होगा, इसके दो फायदे होंगे, एक तो आपका रिवीजन होगा, प्लस ये टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।